नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। 1 जून को हिमाचल प्रदेश में आम चुनावों के लिए वोटिंग होनी है, बाई इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है और चुनाव के गलियारे से आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो चुनाव से जुड़ी तमाम बारीकियों से हमें आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही साथ राजनीति और राजनीतिक शास्त्र से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में हमसे आपसे बात करेंगे। स्वागत कीजिए, हमारे साथ आज मौजूद हैं इस खास कार्यक्रम में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डॉक्टर रमेश कुमार चौहान। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज हिमाचल के इस खास कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद धर्मराज जी। तो आज चुनावों को लेकर, क्योंकि हमारा ये सफर जारी है, चुनाव के गलियारे से जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें अलग अलग चुनावी पहलुओं पर आपसे हम रूबरू आपका तारुफ करवा रहे हैं ऐसी पर्सनालिटीज से जो आपकी और हमारे लिए ज्ञानवर्धन साबित हो रही हैं पूरी चुनाव प्रक्रिया जो हिंदुस्तान की रहती है। रमेश सर, सबसे पहले तो बेसिक फैक्ट्स को क्लियर करेंगे। चुनाव से इलेक्शंस जुड़े हुए जितने भी रहते हैं, एक आम मतदाता के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक आम सिटीजन के लिए, क्योंकि हर 5 साल में ये पर्व आता है, एक तरह से लोकतंत्र का महापर्व, महात्योहार इसे माना जाता है। क्यों जरूरी है एक नागरिक होने के नाते मेरे लिए वोट करना या एक कॉमन सिटीजन के लिए वोट करना, एक सशक्त सरकार चुनने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है भागीदार बनना लोकतंत्र के इस महापर्व में? देखिए, ये बहुत बुनियादी प्रश्न है कि जिस व्यवस्था के द्वारा हम अपना सारी राजनीतिक जो हमारा ढांचा है उसके अंतर्गत जो संविधान के अंदर प्रावधान किए गए हैं, तो लोकतंत्र का अभिप्राय ये है कि ये तंत्र जो है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारों के द्वारा चलाया जाएगा। तो जब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी तो लोगों के मुद्दे, लोगों के जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण नीतियाँ, निर्णय, हम आज के युग में अगर ये बात कहेंगे कि जो आधुनिक जो हमारा युग है और जिसको हम आधुनिक राज्य, मॉडर्न स्टेट भी कहते हैं, कई बार परिभाषित करते हुए कहते हैं, तो जो नागरिकता का जो बोध है, हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए तभी एहसास होता है कि हम अपनी व्यवस्था के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं जब हम नीतिगत फैसलों के, निर्णय लेने के, विधायी और कार्यकारी जितने भी जो राज्य के जो कार्य होते हैं उसके लिए हम सक्रियता से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और उस भागीदारी के द्वारा जो है एक जो लोगों को जनमत मिलता है उससे हमें अपना एक किस्म से मोहर लगाते हैं उसमें कि इस रास्ते पर चल के आप आगे के लिए हमारे भविष्य की जो उमंगे हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारे जो सपने हैं, उसको जो है राज्य के अंतर्गत आने वाले हर एक महत्वपूर्ण फैसले के अधीन जो है पूरा करने का एक प्रयास होगा। ये प्रयास हम 1951 से करते आ रहे हैं। अगर हम चुनावों की लिहाज से बात करें तो 1951 और 52 जब पहली चुनाव प्रक्रिया हिंदुस्तान में अंजाम दी गई थी, तब कुछ और दौर था, जनसंख्या अलग थी, सिस्टम वोट कास्ट का अलग था और आज हम 2024 में हैं और 2024 का जो वोटिंग सिस्टम है वो पूरा डिफरेंट है। आप क्योंकि 30 साल तो आपको सिर्फ यहाँ पर विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर हो चुके हैं, उससे पहले भी आप इस तरह के चुनावी गतिविधियों में और डेटा में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं अपने करियर में, तो आपका अनुभव इसमें काफ़ी ज़्यादा है। एक बेसिक सी चीज़, 1951 के वोटिंग सिस्टम, वोट कास्ट सिस्टम है और आज में कितना बदलाव आप देखते हैं और लोगों का रुझान मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर क्या डिफरेंस आपकी नज़र में नज़र आता है आज के वक्त में? इसमें तो बहुत बदलाव आया है। मैं तो ये कहूँगा कि क्रांतिकारी बदलाव आए हैं कई क्षेत्रों में और कई मायनों में। हम अगर ये सकारात्मक बदलाव माना जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। इसमें अगर हम देखेंगे कि मत प्रतिशत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है जी। मत प्रतिशत में भी महिलाओं की और ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखने वाले लोगों के मत प्रतिशत में एक बहुत बड़ा एक उसमें जो है इजाफा देखने को मिला है। अब आपने 51 की बात की है, तो हमने जब शुरुआत की है अपनी इस लोकतंत्रीय यात्रा की, तो तब तो एक बड़ी विकराल परिस्थितियों में हमने लोकतंत्रीय यात्रा शुरू की और एक नई बात जो हमारे दर्शकों के लिए भी और सबको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा भारतवर्ष का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसने स्वतंत्रता के पश्चात संविधान जैसे ही हमने अपनाया और
प्रथम मर्तबा चुनाव की तरफ गए 1951 के अंत और 52 के शुरू में, मार्च में जैसे सरकारों का गठन हो चुका था, तो आप देखेंगे कि 21 वर्ष से ऊपर के जितने भी मतदाता है, वो किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, सबको एक मर्तबा ही जो है मत का अधिकार दिया गया है। ये दुनिया में पहला अपनी तरह का एक नया प्रयोग था, जिसके ऊपर कई तरह की भ्रांतियां और प्रश्न चिन्ह भी लगाए गए थे कि भाई इस पिछड़े, अशिक्षित, गरीब समाज में क्या लोकतंत्र के महत्व को समझ पाएंगे और क्या ये प्रयोग आगे जाके कामयाबी और टिक भी पाएगा। लेकिन हमने देखा समय के अनुसार जब आगे बढ़ते गए तो तीसरी दुनिया के, मैं अगर बहुत व्यापक इसको अगर ना ले जाऊं, हमारे इर्द गिर्द के जो दक्षिण एशिया के जो देश है, अफ्रीका के जो मुल्क है, दक्षिणी अमेरिका के जो मुल्क है, और इसके अलावा भी बहुत सारे दुनिया में ऐसे मुल्क है जहां पर निरंतरता के साथ लोकतंत्र जो है आगे की तरफ जो है गतिशील नहीं हुआ है। भारत एक दुनिया में ज्वलंत उदाहरण है उसका। बड़ा लोकतंत्र तो है ही है, लेकिन उस बड़े लोकतंत्र के साथ साथ हमने, बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि लोकतंत्र भारत में नहीं टिकेगा क्योंकि यहाँ त्रुटियां बहुत आएगी, समाज ऐसा है, बिखराव हो जाएगा। लेकिन उन सब के जो है पश्चिमी देशों के खासकर जो बड़े महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं, बड़े विद्वान रहे हैं, उनके इन लेखों पर जो है हमारे देश का जो प्रयोग रहा है लोकतंत्रीय जो है, ये उनकी अपेक्षाओं के विपरीत रहा है। रादर हम सुदृढ़ हुए हैं और हमने जमीनी स्तर भी लोकतंत्र को जो है छू लिया है अपने, जिसको हम कहेंगे तीसरा टियर, ग्रामीण और शहरी निकायों के चुनाव तक भी हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था अब स्थिर और स्थापित हो गई है। काफ़ी दिलचस्प लगता है क्योंकि 130 करोड़ करीब की पॉपुलेशन है, 97 करोड़ के आसपास हमारा वोटर है। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की, क्योंकि आपने बात की, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन देखें तो करीब 70, 74, 75 करोड़ के आसपास बैठती है, 75 करोड़ के आसपास। और रशिया एक बड़ा देश है, 14-15 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन वहाँ पर है। तो इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का जनमत करवाना, जनमत संग्रह करवाना, और वो भी इतने ज़्यादा लिमिटेड टाइम है, 1-1.5 महीना 2 महीना मैक्सिमम हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है वो चलती है। जबकि दूसरे देशों में काफ़ी लंबा चौड़ा वक्त लग जाता है इस तरह के इलेक्टोरल सिस्टम को फाइनलाइज करने में। तो क्या कोई सीख बनती है जो दूसरे देश हिंदुस्तान से लेते हैं, या कितना डिफरेंट हिंदुस्तान का ये सिस्टम दूसरे देशों के लिए साबित होता है, और क्या कुछ सीख सकते हैं वो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम से? देखिए, मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। और आपको मैं बताऊं, जो नई नई जहाँ लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं स्थापित हुई है, हमारे इर्द गिर्द के जो राष्ट्र है, चाहे वो अफगानिस्तान में जब अभी ये तालिबान की रजीम आने से पहले जब वहाँ लोकतंत्रीय प्रक्रिया शुरू हुई, नेपाल में जो है राजतंत्र के बाद जब लोकतंत्रीय जो संविधान लिखा गया, ये सारे हिंदुस्तान से बहुत कुछ लोग और यहाँ के एक्सपर्ट वहाँ गए कि चुनाव कैसे करवाने हैं, लोकतंत्रीय व्यवस्था, संवैधानिक चीज़ों को कैसे स्थापित करना है। तो सीखने के लिए तो इतना है कि मैं आपको बताऊं, दुनिया में हमारा जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है कि आबादी हमारी सबसे ज़्यादा है। तो आबादी के प्रोपोर्शन में जो है कम से कम 99 करोड़ मतदाता से ऊपर मतदाता मतदान करेंगे 2024 में। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करवाना, निष्पक्ष और एक जिसको बोलते हैं सबको बराबर के अवसर प्रदान करके चुनाव करवाना, ये चुनौतीपूर्ण काम है। ये इतना आसान काम नहीं है कि आपने यहाँ म्यूनसिपल के और पंचायत के इलेक्शन कराने में बहुत बड़ी एक जदोजहद करनी पड़ती है, लेकिन लोकसभा के चुनाव जो है वो पूरे देश में जब होने हैं तो उसके अलग अलग फेजेस में भी इसीलिए करवाने पड़ते हो ताकि जो है शांतिपूर्वक जो है चुनाव हो सके। जैसे हम देखते थे पृष्ठभूमि में अगर जाएं हम, तो किसी समय में ये भी कहा जाता था कि ये बूथ कैप्चरिंग का भी एक रिपोर्ट आती है, बहुत खबरें कई आती थी। जगह जो है चुनाव में रिगिंग भी होती थी, तो उस वक्त मत पेटियों से मतदान किया जाता था। लेकिन अब एक तकनीकी का एक बड़ा जो सहारा हमारे को मिला है, तकनीकी का एप्लीकेशन हमने अप्लाई करने का शुरू किया, तो अब
बैलेट बॉक्स की जगह जो है हम जो है अब ईवीएम से जो है मत डाल रहे हैं, वो जो ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा पारदर्शी भी है और ज़्यादा सुविधाजनक है। बिल्कुल। तो ये इसे बदलाव पॉजिटिव चेंज कंसिडर कर सकते हैं हम इसको बिल्कुल। बैलेट पेपर से ईवीएम तक का जो सफर है इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम का, एक पॉजिटिव, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जो अगर वोट टर्नआउट में इंक्रीज भी हम देखते हैं तो उसमें इसका भी काफी योगदान आप मानते हैं? देखिए, जागरूकता तो अपना एक अलग तरह से, देखिए जितना शिक्षा का प्रसार होगा, जितना लोगों को जो है इन चीजों के महत्व के बारे में जानकारी, अब आज तो प्रचार और प्रसार के माध्यम बहुत ज्यादा, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो है ही है, जिसकी पहले जो है बहुत ज्यादा कमी थी। लोग सिर्फ रेडियो, दूरदर्शन आया, फिर प्राइवेट चैनल्स आए 90 के दौर में जब निजीकरण का युग आया, और अब आप ऑफ लेट जब देखते हैं कि सोशल मीडिया एक अल्टरनेटिव फॉर्मेट आ गया है, तो अब तो हाथ में घर घर में जो है प्रचार प्रसार का तंत्र मिल गया है। तो लोग जो है अब काफी सूचना से जो है उनको दूर दराज के क्षेत्रों में भी दे आर अपडेटेड, अब अवेयर है, उनको जानकारी है। तो इससे बड़ा प्रभाव पड़ा है, और इससे जो है लोगों को जानने का अपने राजनीतिक दलों के बारे में, अपने राजनीतिक नेतृत्व के बारे में, और अपने जो है इर्द गिर्द और अपने राष्ट्र में क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है राजनीति के क्षेत्र में, और उससे हम लोग कैसे प्रभावित और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है या हमारा असर है, तो वो सूचना का एक आदान प्रदान होना एक बहुत महत्वपूर्ण। बट इसकी एक नेगेटिव साइड भी तो आपको लगती है, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, क्योंकि आपने मुद्दा छेड़ा है, तो सोशल मीडिया जितना फायदेमंद साबित हुआ है, चाहे वो प्रचार की बात की जाए या जागरूकता की बात की जाए, कैंपेनिंग की बात की जाए, तो एक फेक न्यूज़ जब कॉन्सेप्ट निकल कर आता है तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके नकारात्मक असर भी सामने आते हैं, और उनको कंट्रोल करना भी उतना ही चैलेंजिंग रहता है निर्वाचन आयोग के लिए भी और पार्टियों के लिए भी एक तरह से। तो उससे डील करने में क्या हम उतने स्ट्रांग हैं आज के वक्त में, अगर मैं निर्वाचन आयोग की बात करूं तो, या फिर अभी कहीं कुछ लगता है कि गुंजाइश है? नहीं, देखिए सोशल मीडिया, एक तो इसका ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अभी आए हैं उसमें किसी तरह का जो एक फॉर्मल जो एक ढांचा होता है ना, जहाँ पर एडिटिंग है, एडिटर बैठा है, कोई आपके ऊपर भी अकाउंटेबल आदमी, सीनियर रिस्पॉन्सिबल आदमी जवाबदेही है, तो वहाँ तो आप खुद ही रिपोर्टर, खुद ही एडिटर को कर रहे हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है कि समाज में कई तरह की जो है भ्रांतियाँ फैलाने का भी एक प्रचार होता है, जिसको हम दुष्प्रचार भी कहते हैं। और वो दुष्प्रचार जो है, हम उसको दूसरे तरीके से अगर देखें कि सूचना जो है कई बारी जो है वो भ्रामक परिस्थितियां पैदा कर सकती है, और वो जैसे कहते हैं कि भी पानी में आग लगाने का भी कई बारी समाज में इस तरह का बिखराव या आपस में नफरत या इस तरह की, जिसको आप कह सकते हैं र्यूमर्स फैलाने का काम। अब उसमें समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक है कि हम आलतू फालतू की चीज़ों में जल्दी जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, बगैर उसको वेरीफाई करके, उसके तथ्यों को और उसके तर्क को समझे बगैर हम एकदम से भावनाओं में बहने का भी कई बार काम कर लेते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही, जिसको कह सकते हैं घातक है, नुकसानदायक है, और उसके रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है और राज्य की दूसरी अलग अलग एजेंसियों की बात है, उसके ऊपर कोई तरह के कानूनी अंकुश लगाया जाए या और कई तरह की बंदिशें लगाई जाए, हर चीज़ों को मुझे लगता है समाज में कानूनी और दूसरी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा के ही नहीं चलाया जा सकता है। कुछ एक चीज़ें जो है समाज में अपने कर्तव्य परायणता और नैतिकता के ऊपर भी व्यक्ति के विवेक पे छोड़ के उसको देखने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकता है। और उसी नैतिकता की जब हम बात करते हैं तो हमारा वोट करने का अधिकार भी उसी नैतिकता का एक तरह का हिस्सा है, क्योंकि अगर आप वोट करने जाते हैं तो आप अपने लिए एक शासन चुन रहे हैं, और अगर आप एक अच्छा शासन चाहते हैं तो उस अच्छे शासन के चुनाव के लिए आपकी खुद की भागीदारी भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप भागीदारी नहीं बन रहे तो फिर आप एक तरह से सवाल उठाने के लिए भी अधिकार आपके पास नहीं है कि आप किसी भी सरकार को भला बुरा भी तभी कह सकते हैं जब आपको आपका उसे चुनने में योगदान रहा हो। अगर योगदान ही नहीं है तो फिर आप उसे क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करते हुए अगर ये कहूँ कि हमारे जो एक शहरी, जिसको आप कह सकते हैं, एक समुदाय है, और उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा इलुक्रेटिव शब्द है कि भाई ड्राइंग रूम स्कॉलर्स, हम विद्वता का अपना एक पूरा
दुनिया वहीं सामने अपने ड्राइंग रूम के अंदर ही तैयार कर लेते हैं और वहीं से पूरे लोकतंत्र और पूरी व्यवस्था को जो है घुमाने और समझाने का प्रयास कर लेते हैं। समाज में जमीनी स्तर पर क्या है, जनता की क्या आकांक्षाएं हैं, लोग मत करते हैं उससे बाद और पहले क्या सोच के मत करते हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व है जो उनके मतदान को प्रभावित करते हैं, उनके स्तर तक जाके समझ के। तभी आपने जो बीच में एक बात कही थी कि मैं लगभग 2003 के हिमाचल के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, मुझे अभी भी याद है, जनवरी का महीना में बर्फ़ गिरा था। हमने यूनिवर्सिटी के स्टाफ कॉलेज में एक बहुत बड़ा 100 बच्चों का वर्कशॉप करवाया था। तो तब से लेकर आज तक अगर मैं कहूँ तो कम से कम हमने 1000-1200 बच्चों को बगैर किसी उनसे कुछ वो करके उल्टा उनको रेम्यूनेशन देके फील्ड में हमने चुनाव, लोकसभा के हैं चाहे विधानसभा के चुनाव, उनको एक सर्वे रिसर्च की ट्रेनिंग के लिए भेजा कि जाके देखे ज़रा। हम खुद भी जाते हैं फील्ड में, चुनाव के दौरान एक अलग तरह का माहौल होता है। तो उस वक्त लोग अपनी इस कर्तव्य परायणता से, अगर शिक्षित वर्ग खासकर समाज का, अगर आपको मैं अभी उदाहरण अगर जैसे दे रहा था कि शिमला का मतदान जो है पूरे हिमाचल के मतदान से सबसे कम रहता है। अब इसका कारण समझने की जरूरत है कि शिमला में अधिकतर जो है अफसरशाही है, शिमला में अधिकतर कर्मचारी वर्ग है, शिमला में अधिकतर जो है पढ़ा लिखा या जागरूक तबका है। तो क्या जागरूक तबके को पहले से ही वो सारी सुख सुविधाएं मुहैया है और इसलिए वो लगता है कि मेरे मतदान करने न करने से फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो जो कुछ मुझे उपलब्ध है सुविधाएं वो मिल ही रही है। तो लोकतंत्र जो है इन्हें वे इस तरह की सोच तो लोकतंत्र के लिए घातक है ना, काफी ज्यादा, कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मेरे करने से क्या ही होगा, मुझे तो सब कुछ मिल रहा है ऑलरेडी, तो फिर तो आप एक तरह से पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम, पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को ही बाइकआउट कर रहे हैं। हाँ, तो आप अगर देखिए चुनाव में, अगर ये हमारे 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है 2024 का, 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसी तरह से अलग अलग प्रांतों में जो है विधानसभा के भी अलग अलग नंबर्स ऑफ इलेक्शंस कहीं ज़्यादा हो गए, कम है, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि कई बार मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप बारीकी से अगर सर्वेक्षण उनका विश्लेषण करें आंकड़ों का, तो आपको लगेगा हमेशा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों से मतदान ज़्यादा हुआ है। ग्रामीण मतदाता ज़्यादा मतदान कर रहा है, शहरी मतदाता कम मतदान कर रहा है। ये आंकड़े हैं हमारे पास। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। और दूसरा, जो अभी भी हमारा एक वर्ग अगर हम समाज के देखते हैं तो मध्यम वर्ग से भी, और जो नीचे का वर्ग आता है, उनकी अभी भी जो है ना लोकतंत्र के एक जो व्यवस्था जो लोगों की है, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस है कि हम सरकार चुनेंगे अपने लिए, हमारे लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी। अल्टीमेटली तो ये देखिए राजनीतिक है सारा, ये जो सारा समावेश है इसमें हम व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था चलाने वाली जो है एक राजनीतिक, हमने एक अपने लिए चुना है एक प्रयोजन, जिसको हम लोकतंत्रीय व्यवस्था चुनाई, वेस्टमिनिस्टर मॉडल जिसको कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में हमारे लिए किन किन क्षेत्रों में, जैसे हम कहते थे पहले रोटी कपड़ा और मकान से शुरू हुआ हमारा लोकतंत्र से उम्मीदों का जो ये यात्रा है, फिर उसने रोटी कपड़ा मकान के बाद हमने कहा कि भाई अब नौकरी, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, फिर उसे और आगे बढ़े हम, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेहतर हमारे लिए कैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हो सकती है, बेहतर शिक्षा कैसे हो सकती है, बेहतर सड़कें कैसी हो सकती है। तो पहले उपलब्धता, फिर उसमें गुणवत्ता। तो व्यवस्था से साथ जब हम उनके, देखिए जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र का प्रहरी है। अगर जागरूक मतदाता जो है बढ़ चढ़कर समाज के मुद्दों को उठाएगा, अपने क्षेत्र के, अपने गांव के और अपने प्रदेश के मुद्दों को लेकर जब आगे बढ़ने के लिए वो आएगा, आगे बढ़ के आएगा और मुद्दों को रखेगा कहीं, तभी तो राजनीतिक दल और हमारा राजनीतिक जो नेतृत्व है वो भी उसके ऊपर सोचेगा। बिल्कुल, पर सवाल तो वही है ना सर कि जागरूक बनाया कैसे जाए। अब जो आपने एक दिलचस्प फैक्ट बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों और जो हमारे जो रूरल एरिया शहरी, वहां से ज्यादा वोटिंग होती, वोट कास्ट होता है, और शहरी इलाके का जो मतदाता है वो कम बाहर निकलता। पर वजह क्या है, अब इसको ठीक कैसे किया जाए? क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई, अगर जागरूक करने के लिए जो ये तरीके हैं, शिक्षित होना ही, वो तो फिर एक तरह से फेलियर बन रहा है। तो व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेज टू मेक पीपल कम आउट ऑफ द हाउस, और फिर वो जाके वोट करे, बटन दबाए और एक सरकार चुने।
हाँ, हम एक चीज तो समझते ही है ना, देखिए हाँ। सरकारी कर्मचारी और इवन निजी क्षेत्र में भी जो लोग काम करते हैं, हाँ। मतदान के दिन जो है सरकार की तरफ से सबको एक छुट्टी छुट्टी है, दी जाती है, बिल्कुल। तो उस छुट्टी बजाय उसको हम पिकनिक पिकनिक। और कहीं घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल करने के लिए, या आप बोले जी नहीं चलो हम अपना कोई और काम कर लेते हैं, हाँ। उस छुट्टी का उद्देश्य ये है कि आप आज लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा उसका जो जिम्मेदारी अवसर है, हाँ। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक ओकेजन है, बिल्कुल। उस ओकेजन को सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेशन का सबसे औचित्य तब होगा जब हम उसमें भागीदारिता करेंगे। ये बिल्कुल। भागीदारिता का एक पार्ट जो है वो मतदान है, जो सबसे अहम है। बिल्कुल। वैसे तो भागीदारिता और तरह से भी होती है, लेकिन मतदान करना जो है हमारे लिए एक हमारी कर्तव्य परायणता को भी दर्शाता है। तो ये मैं आपको और थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें ऐड अगर कर लूं, हाँ। वो ये है कि जो मैं शहरी मतदान में गिरावट की जो बात कर रहा था, ये इंडिया में नहीं हो रहा है। हाँ। ये विदेशों में भी जहां पर लोकतंत्रीय व्यवस्था है, मतदान प्रतिशतों में गिरावट आई है। हाँ। उसके एक कारण ये भी है कि जैसे मैं अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा, हिमाचल में भी जैसे हमने जो सर्वेक्षण किए और ये प्रश्न पूछे गए और इसके बारे में जानने का जब प्रयास किया गया है, तो शहरी मतदाता और शहरी मतदाताओं में भी जो जिसको आप कह सकते हैं हाई इनकम ग्रुप में, उच्च जो जिसकी इनकम आय है और शिक्षित ज्यादा है, वो ये सोच के चलता है कि व्यवस्था में कोई बहुत ज्यादा मूल चूक गुणात्मक परिवर्तन तो आना नहीं है। हाँ। तो इसलिए इधर मत डालो उधर मत, उनका इसको हम कह सकते हैं कि एक किस्म से न्यूट्रल व्यवस्था सोच से विश्वास का घटने वाली बात हुआ है, जो कि एक बहुत नकारात्मक इसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल, सोच है। और ये बहुत लोकतंत्र को सुदृढ़ और सुनिश्चित करने के, आप नीति बनाने में, आप व्यवस्था में अंदर हैं, आप तब काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपको मौका मिला कि आप अपने मत का इस्तेमाल करें, तब आप जो है बिल्कुल पीछे हट के इंडिफरेंट हो जाते हैं या उत्सुकता नहीं दिखाते। अच्छा, जब हम शिक्षित वर्ग की बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया, तो उसमें महिलाएं भी आती हैं और महिलाओं का वोट कास्ट करना एक अलग चैप्टर, एक अलग टॉपिक, एक अलग यूनिट के तौर पे देखा जाता है हिंदुस्तान में, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, निर्वाचन आयोग की तरफ से भी और पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी। क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टियां कैंपेन में उतरती हैं तो वो टारगेट लेके चलती हैं, वो महिलाओं के लिए कुछ और दावे करते हैं, एक काम नागरिक के लिए कुछ और करते हैं, यंगस्टर के लिए कुछ और करते हैं। तो अगर हम सिर्फ विमेन वोटर की बात करें हिंदुस्तान में, तो एक दौर था घूंघट वाला, उसके बाद आया महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने लगी, और अब आज का दौर है जब वोट कास्ट जैसी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए महिलाएं भी उतनी ही सजग हैं, उतनी ही सतर्क हैं। तो क्या वो सतर्कता जो वोट टर्नआउट आता है उसमें महिलाओं की देखने को मिलती हैं, और अगर कम मिलती हैं तो उसे बढ़ाया कैसे जाए, और अगर ज्यादा मिलती हैं तो क्या पुरुष उससे सीख नहीं ले रहे? नहीं, देखिए इसके बहुत कुछ कारण है, सामाजिक, पारिवारिक और भी बहुत सारी जटिलताएं रही है, जिस कारण से महिलाओं को अपने घर की चार दीवारी से बाहर आने में समय लगा है। शिक्षा का बहुत अभाव था, जागरूकता का अभाव था, समाज में रूढ़िवादिता भी थी, पर्दा प्रथा, जैसे आपने कहा कि पर्दे से बाहर निकलने के लिए, तो कई बार जो है हमारा, जिसको आप कह सकते हैं कि भी पुरुष प्रधान समाज है, तो कहा कि भाई चलिए महिलाओं ने वोट क्या करना डाल के। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है जागरूकता बढ़ी है। हमारे अपने हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो प्रथम मतदान जो है हमारा 51 के अंत और 52 का जो पहला मतदान हुआ था लोकसभा और विधानसभा के लिए, तो 25% से हमारी यात्रा शुरू होती है हिमाचल में, और आज वो मत प्रतिशत जो है 70 से ऊपर जा रहा है। विधानसभा में तो लगभग 75-77 के बीच जाता है। तो ये, और उसमें महिलाओं का भी लगभग बराबरी की भागीदारी है। और कई बारी हमने कई मतदान क्षेत्रों में ये भी पाया है कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है पुरुषों के मुकाबलों में। अब तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, अब उनकी जागरूकता में और बहुत सारी जीवन शैली में और उनके अपने सोचने की क्षमता में एक बड़ा बदलाव आया है। ठीक है, और वो बदलाव हम चाहेंगे कि जो आने वाला चुनाव है उसमें भी नजर आए, और वो सोचने की क्षमता आगे बढ़कर अपने नैतिक मूल्यों, नैतिक कर्तव्यों को निभाने तक पहुंचे, और हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र के महापर्व में ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पूरा जो नागरिक हिंदुस्तान का है, जो एलिजिबल है वोट करने के लिए, वो इसमें हिस्सा ले। यही हमारी उम्मीद भी है, यही हमारी आशा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश चौहान जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, खास कार्यक्रम में जुड़े, अपने कीमती विचार आपने साझा किए, और इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में आपने इतनी बारीकी से अपनी बात रखी। हमारे दर्शकों को भी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फायदे
फ़ायदेमंद ये जानकारी लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें इससे मिली होगी। तो आखिर में कार्यक्रम के अंत में आपसे एक बार फिर से वही अपील, वही उम्मीद, वही गुजारिश कि इस महापर्व में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित ज़रूर करें। 1 जून को मतदान होना है, आप घरों से बाहर निकलिए, वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर जाइए, बटन दबाइए और लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति डालकर अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाइए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।